मेरा नाम सचिन थोरात है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। समृद्धि सेरिकल्चर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर मैं एज अ CEO करके काम करता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 710 पीपल्स जो मेंबर्स है, मैक्सिमम लोग हमारे सेरिकल्चर फार्मर्स ही है। कंपनी का काम कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2016 का है। लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर मोर देन 5 CR का है और हम लोग सेरिकल्चर का प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पर चलाते हैं। धन्यवाद। श्रीधर जी बताइए हिंगोला FPO के बारे में। जय जगन्नाथ, सबको नमस्ते। मेरा नाम श्रीधर परिड़ा है। मैं ओडिशा का एक छोटे से गांव जो पुरी जिला में आता है, ब्रह्मगिरी बेड़ा सुंदर से हूँ। वहाँ पर एक कृषक उत्पादक कंपनी जो हम लोग चला रहे हैं, जिसके नाम हिंगोला फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में नाम पे जाना जाता है। हम लोग कैशू प्रोसेसिंग में काम करते हैं, सी फूड्स में काम करते हैं। थैंक यू जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार चतुर्वेदी है। मैं जतारा महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एज ए टीकमगढ़ और MP से हूँ और एज ए CEO पोस्ट पर हूँ। और हमारा FPO टोटल वुमेन फार्मर्स पे है, जिसमें 820 वुमेन फार्मर्स शेयर होल्डर हैं और देन 400 फार्मर्स, 2 अदर शेयर होल्डर नहीं है, बट हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा मेनली काम अगर क्रॉप देखा जाए तो ग्राउंडनट और जिंजर और आपका सोयाबीन है और व्हीट, और उसमें हम मेनली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेके ये कार्य कर रहे हैं। Good morning to all of you. I am Selvendran, representing Kodaikal Crops Producer Company Limited. Actually, it's in Dindikal district of Tamil Nadu. In our farmer producer company, nearly 1,000 farmers are there. 1,000 farmers are as shareholders. Our focused crop is coffee, pepper and cardamom. Apart from coconut. So our farmers are producing coffee, pepper and pepper as integrated in multi-stage crop in about 13,000 hectares of land. Coconut they are producing in 25,000 hectares, and our last year turnover is 4.99 crore rupees. In our future, in the next year, we expect it will go up to 7 crore rupees as turnover. Thank you. थैंक यू सर। नमस्कार, मैं संजय पाटदार, कामदार ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और मेरी कंपनी इंदौर बेस्ड कंपनी है, जिसमें 1410 महिला किसान मेंबर है। हम लोग मोस्टली महिला किसानों के साथ काम करते हैं। उनसे हम लोग दाल पे काम करते हैं, उनसे हम हाथ से दाल प्रोसेस करवा के और फिर मार्केट में लाते हैं। हमारा एक ब्रांड है सात्विक, जिसमें हमारा पिछले साल का टर्नओवर 4.5 करोड़ के आसपास है। और हम लोग दाल के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काम करते हैं और हमारी महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है और उन्हीं के हम प्रोड्यूस भी तैयार करवाते हैं और प्रोसेस भी उन्हीं से करवाते हैं, ताकि उनकी इनकम बढ़े और वो इनकम के साथ साथ अपने लाइवलीहुड प्रेजेंट में आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू सारे FPOs, आपने अपना अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अभी मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं सचिन जी आपसे बात करूँगा। समृद्धि सेरिकल्चर, ये जो FPO एक यूनिक वैल्यू चेन है। सेरिकल्चर सिल्क बहुत कम FPO है जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन मुझे ये बताना है कि ये जो आपने सोलर पावर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इससे FPO के ऑपरेशंस में क्या इम्पैक्ट आया है? एक्चुअली रेशम का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें वाटर को बॉयल किया जाता है, तो उसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा है कि उसमें बॉयलर भी होता है, तो उसमें लकड़ी की भी ज़रूरत होती है। तो रूरल एरिया में जो है तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा ट्रिप होना
मैक्सिमम होता है, तो इसके कारण हम लोगों को जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ता है, तो इसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने जो पानी के लिए जो हम लोग मोटर यूज़ करते हैं उसको हमने सोलर पे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम लोगों को लाइट आओ या नहीं रहो, तो जनरेटर का हम लोगों का जो फ्यूल कंजम्पशन होता था वो भी बच गया है, और हम लोगों को जब चाहिए तब हम लोग मोटर चालू कर सकते हैं, तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और इजीली हम लोगों को वो अवेलेबल हो रहा है। दूसरा है कि बॉयलर में बहुत सारी लकड़ी जलती है, तो लकड़ी के कारण उसका भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो बॉयलर के थ्रू, मतलब सोलर प्लांट के थ्रू हम लोग 70-60 डिग्री तक का टेम्परेचर पानी का करते हैं, और वही पानी हम लोग बॉयलर में यूज़ करते हैं, तो इसके कारण 70% हम लोगों का फायरवुड भी कंज्यूम कम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को सोलर पावर एनर्जी की वजह से प्लांट में फ़ायदा होता है। धन्यवाद जी सचिन जी। आई थिंक श्रीधर जी मैं आपके पास आऊँगा। जैसे कि इनका सेरिकल्चर में सोलर पावर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आपका एफपीओ कैशूनट यानी काजू में काम करता है, और आपने भी एक सोलर पावर पूरा प्रोसेसिंग में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। क्या आप बताएंगे कि इससे आपके एफपीओ को क्या फ़ायदा आया हुआ है? एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो कैशू प्रोसेसिंग में काम करते थे, हम लोगों का जो यूनिट लगाए हैं वो प्योर कोस्टल बेल्ट में है। वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है, ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स वर्कर्स काम करते हैं, उनको काम करने में दिक्कत आता था। हम लोग सोचे थे कि डीजी लगाएंगे, डीजी बहुत कॉस्टली होता था, हम लोग भी बहुत ट्रेस में आ गए थे। तो अभी सोमोनीति की टीम की ड्यूरिंग विजिट के टाइम पे कुछ डिस्कशन हुआ, तो हम लोग को सोमोनीति की सपोर्ट से सोलर यूनिट हमको मिला, पूरा सब्सिडरी में मिला, हमको एक पैसा नहीं देना पड़ा, और जिसकी वजह से महीने में हम लोग 20,000 तक रेवेन्यू देते थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। उसका जो बिल देते थे वो अभी बच गया है, 4,000 रुपया हम लोगों का बिल आता है। और वो जो सोलर का हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम लोगों का कटिंग मशीन में यूज होता है, ताकि जब करंट चला जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, कोई भी वर्कर्स नहीं बैठता है। ऐसा है। थैंक यू। धन्यवाद जी। नितेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा अभी। जैसे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपका महिला एफपीओ है जी सर। और आपका बहुत सारा काम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी चालू किया हुआ है। जी। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक जो आपने रिस्पॉन्सिबल सोयाबीन के प्रोजेक्ट बताया था आपने, तो ये वाला प्रोजेक्ट में आप बताइए कि जैसे कि आपका एफपीओ बन गया और आपका सीपीबीओ भी है जी, जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया था जी। तो ये बताएं कि एक सीपीबीओ या रिसोर्स इंस्टीट्यूशन एक एफपीओ के साथ जुड़ जाता है, जहाँ पे उन्होंने सारे किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस करना होता है। इसमें एक सीपीबीओ का क्या रोल है और उनका रोल से आपका कितना प्रभावित हुआ है? सर सीबीबीओ जैसे हमारा का रोल देखा जाए, सीबीबीओ मध्य भारत कंसोर्टियम है, और सीबीबीओ का रोल ये है कि सीबीबीओ ने किसानों की, सबसे पहला एफपीओ के किसानों की आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे पहला तो बाजार के साथ लिंक करवाया। उसके बाद अभी हम सिर्फ बाजार के साथ लिंक हुए, फाइनेंस के साथ लिंक हुए, देन एफपीओ को डेवलपमेंट करने के बाद फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से सीबीबीओ ने हमको जोड़ा, जिसमें हमारा एक प्रोग्राम आरटीआरएस समुन्नति के माध्यम से आरटीआरएस का प्रोग्राम चालू करवाया। आरटीआरएस के प्रोग्राम के माध्यम से एक किसानों में एक नई क्रांति आई, जिसमें क्रांति क्या है कि पहले किसान खेती तो करते थे, बट एक जैसे अगर देखा जाए तो सीड ड्रिल का उपयोग नहीं करना, एक लाइन शोइंग नहीं करना, डायरेक्ट छिड़काव का उपयोग करना, तो उस चक्कर उसमें हमारे सीबीबीओ ने एक किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाकर, एचआर की सुविधा, ह्यूमन रिसोर्स की सुविधा उपलब्ध करवाकर उसमें सुधार किया, जिससे हमारे किसानों की आय और उपज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जिससे किसानों की सबसे मेन चीज़ क्या हुई, आरटीआरएस के प्रोग्राम आने से और सीबीबीओ की मदद से किसानों की जो लागत थी उसमें कमी आई। मेनली आरटीआरएस का जो उद्देश्य था कि वो लागत में कमी आना, तो लागत में कमी आई और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई, और लगभग देखा जाए तो उनकी आय में 30% तक हमारी बढ़ोतरी आरटीआरएस के प्रोग्राम के दौरान आई। और उसके लिए जो उनने उत्पादित किया हुआ सोयाबीन और हमारा व्हीट था, उसके जो बाजार में रेट थे तो लगभग 500 से 1000
रुपए पर एमटी तक एक्स्ट्रा रेट मिले उनके लिए, फार्मर्स के लिए, जिससे फार्मर्स में काफ़ी उम्मीद जगी। और उसके बाद बदलाव ये हुआ कि हमारे उसमें से 75% जब जो हमने पद्धतियों में खेती करवाई तो वो पद्धतियों में अपने अपनाना चालू किया, और वो लाइन और उसी लाइन पे पद्धतियों के साथ हर वर्ष अब खेती करना चालू कर रहे हैं। जी थैंक धन्यवाद नीतीश जी। सो एक क्लियर है कि एक CBPO जी जहाँ पे आपको सारे मेंबर लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कराओ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जो भी प्रोसेस है उसको जी। ये करो और उसको अच्छा सा मार्केट दिलाओ। जी। तो एक CBPO एक अच्छा सा काम करके आप सारे लोगों के साथ कर सकते जी हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात जी है। जी तो आगे लेके जाऊंगा। मिस्टर सेल्वराज, आई विल कम टू यू। Koda yield crop, you are mostly into plantation. Yes, sir. At the same time, you are also getting into organic farming. Yes, sir. So I just wanted to talk to you about, at a member level, especially at the farmer level, Yes. how this CSA, climate smart agriculture practices, has really helped them. And also by doing this, have you taken care of the entire sustainability angle, environmental angle, and also whether this entire process gave income, additional income to your members? So if you can just throw some light on that. Yes, sir. Actually, to introduce ourselves, we are bearing from an NGO called KRDA, Kodaikanal Rural Development Association, that was founded in 2002 itself. Actually, I'm the founder. After that, actually with the support of NABARD, we have done so many practices for organic farming. When we start to talk about the organic farming, we must, first of all, we have to talk about the soil. Saving the soil is saving the life of all. If there is no soil, then there is no life, there is no agriculture, there is nothing. To save the soil, in the 2002 itself, with the support of NABARD under watershed approach, we have established various infrastructures, natural resource management systems. That is like constructing field bunds, that is trench gum bund, and loose rock check dams, small gully blocks, like so many structures we have created. That is to arrest the flow of water. That is to slow the velocity of water. When rain comes, if the velocity of the water is high, means it will take off the soil. The seepage will be high. So when it takes off the soil, automatically the land becomes useless for cultivation. So from that day onwards, we started to increase the fertility of soil. So when we start these works, we have established in 2,500 acres in the beginning. After that, we have extended it in the watershed approach. So when we saved the soil, it automatically stagnates in the same place itself. That is, to produce 1 inch of soil, it takes about 1,000 years. An inch of soil for production, it takes 1,000 years. But when rains comes, it easily takes off the soil if it's not protected exactly. So we have created the awareness, and we have created and established various structures with the support of NABARD to fertilize the soil, to stop the eradication of soil. So when we stop the eradication of soil, automatically it fertilizes. Microbes, when the water is stagnates, when the water is stored in the trenches, it automatically percolates in the nearby area. So the moisture content in the water is increasing. When the moisture content in the soil increases, automatically microbes increases. When microbes increases, automatically
soil becomes fertile. You know, when the soil becomes fertile, so vegetation automatically it takes place. When vegetation it takes place, biodiversity takes place. This way we have started our work right from 2002. After that, we have formed farmers clubs. Farmers clubs. So through the farmers clubs, we have implemented various activities to improve their income, like organic farming. So organic farming is our most and primemost aim and this thing. So when the farm, in the farm, if the soil is erode means actually the farm, in the farm it becomes not suitable for farming. So when it becomes not suitable for farming means automatically the income of farmers goes down. So the farmers in our villages, in the nearby villages, they started to migrate from other villages or nearby towns to earn their livelihood. So because of these activities we have done, the farmers have stayed back and could do their farming activities. Because doing farming activities, the rural employment has increased. So the income of the farmers has increased. Because of saving the water in the same field itself, the microbes and the environment has been protected, the soil is protected, water harvesting has been done. Because of that, the water level in the ground water level has increased. Because the ground water level has increased, the production, cultivation has increased. The people before that, they have been doing only one harvest, one cultivation during the season. Now because of the water has increased, because of that the soil has become fertile, the income of each farmer has increased. Because they are doing twice the cultivation. Yeah. So the farmers' income has increased enormously. थैंक यू सर, थैंक यू. There's a lot of insights and संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा. जैसे कि आपने देखे कि पहले दो एफपीओ है, उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने पूरा सोलर पावर प्लांट इंप्लीमेंट करके उन्होंने पूरा एफपीओ का काम आगे बढ़ाया हुआ है. और अगर आप देखेंगे वहाँ पे ऑर्गेनिक और रिस्पॉन्सिबल सोया इस तरह का प्रोजेक्ट करके उन लोगों ने सस्टेनेबिलिटी की ओर चले हैं. तो आपसे कहना चाहूँगा कि कामदार ऑर्गेनिक, आपका भी एक ऑर्गेनिक एफपीओ है. जैसे कि सर ने बताया था कि सॉइल फर्टिलिटी, वाटर शेड, ये सारे चीज़ में किस तरह फार्मर का इनकम आगे आया हुआ है, उसी तरह उनका यील्ड भी ऊपर आया हुआ है. तो आप बता सकते हैं कि आपकी एफपीओ में ये सारा प्रोसेस करने में सारे किसानों के साथ आपने किस तरह इंटीग्रेट करके आपका एफपीओ ने काम किया हुआ है? या थोड़ा आपका माइक. नमस्कार. हमारे एफपीओ ने किसानों को फार्म स्कूल के तहत क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले जानकारी दी कि आपके जो पुराने बीज हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं इतने साल लंबे समय से, उन बीजों में थोड़ा सा हमको अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़े. और उसके साथ साथ हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, जो हम लोग धीरे धीरे किसानों को ले जा रहे हैं अभी. और हमने उनके बीजों पे पहले ध्यान दिया ताकि क्लाइमेट चेंज में पुराने बीज सस्टेनेबल नहीं करते हैं, और नए बीजों को हम लोग लाए और नए बीजों को उनको दे के उनके उत्पादन को बढ़ाया और उन्हीं से जैविक उत्पाद को तैयार करवा रहे हैं. उनके साथ रह के उनके फार्म पे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक खाद तैयार करवाते हैं ताकि वो फार्मर्स को मार्केट से कम डिपेंडेंसी हो और प्रॉफिट मिले. ये तरीका हम लोग अपना रहे हैं अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और आगे हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी बहुत सारे फार्मर्स के साथ हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. तकरीबन 1400 फार्मर के साथ हम कर ही रहे हैं और अभी आगे लगातार इसको बढ़ा रहे हैं. धन्यवाद जी. सचिन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा वापस, क्योंकि आपका जो सेरिकल्चर सिल्क प्रोसेसिंग है, यहाँ पे बहुत सारे वर्म्स की बात करो या और कोई इसकी बात करो,
वेस्ट बहुत निकल के आता है। तो आपका वीडियो से पता चल गया है कि आप लोग वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्यूर में कन्वर्ट करके पूरा काम करते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या ज़रा बता सकते हैं कि अगर इस काम में करने से, जहाँ पे आप ऑर्गेनिक मैन्यूर बना रहे हैं वेस्ट से, क्या ये किसानों तक किस तरह पहुँचता है, उनको आमदनी मिलती है इसके ऊपर, ज़रा बताएं। एक्चुअली जो काम होता है हमारा रीलिंग का, उसमें 2-3 प्रकार के वेस्टेज निकलते हैं। एक तो उसमें कंटिन्यूअली वाटर फ्लोइंग होता है, तो वो हम लोग एक जगह पर स्टोर करते हैं। दूसरा होता है कि रीलिंग करने के बाद वो कीड़ा बचता है, तो वो कीड़ा हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फार्मर्स है जो पोल्ट्री करते हैं, मतलब देसी टाइप में वो पोल्ट्री करते हैं, तो वो ऐसे ही कीड़ा वो लेकर जाते हैं, तो उसके कारण उनका 50% फीडिंग में खर्च कम हो जाता है। और दूसरा है कि जैसे आपने वो वीडियो में देखा है कि हम लोग एक गड्ढे में वो पूरे वर्म से एक साथ जमा करता है कीड़ा, और उसमें कंपोस्ट करके वो फार्मर्स को देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तुती का जो प्लांटेशन होता है उसमें ग्रोथ फास्ट होता है, और उसमें उसके कारण उसका क्वालिटी भी अच्छा निकलता है ककुन्स का। और उसमें दूसरा एक वेस्ट होता है कि उसमें रीलिंग वेस्ट होता है, तो वो रीलिंग वेस्ट में हम लोग जूट बनाते हैं, और वो जूट भी अलग से हम लोग एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ऐसे 2-3 प्रकार के हम लोग अलग अलग वेस्टेज से प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल आउट करते हैं। इसके कारण हमारे कंपनी को भी फायदा होता है, और ऑर्गेनिक का फायदा फार्मर्स को भी होता है। जी धन्यवाद सचिन जी। श्रीधर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कैशूनट, काजू में भी आपका जो प्रोसेसिंग होता है, वहाँ पर भी बहुत सारा वेस्ट निकल के आएगा, और हमने भी आपका FPO का इंट्रोडक्शन भी देखा कि आप भी एक प्रोडक्ट बना के ऑयल पेंट बनाते हैं, ये सारा। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि भैया ये सारा प्रोसेस करने में FPO ने क्या क्या मेंबर्स के साथ बताया, और आपको ये करने के लिए एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ा, और जैसे कि आपने बताया कि ऑयल पेंट बनाते हैं, तो इसके लिए आपने मार्केट भी बाजू में देखा कि जहाँ पे आप ये ऑयल पेंट को बेच सकते हो। क्या ज़रा इसके बारे में बता सकते हैं? हम लोग काजू प्रोसेसिंग में काम करते हैं। कैशू जो प्रोसेसिंग होता है वो एक ऑर्गेनिक कमोडिटी है। हमारा उड़ीसा में क्या होता है, उसके लिए पेस्टिसाइड वो सब हम लोग यूज़ नहीं करते। उसको हम लोग क्या है 300 फार्मर से जुड़े हुए हैं। हमारे जो प्लांट लगाए हैं वहाँ पर करीब 50 महिलाएं काम करते हैं, और 10 पुरुष कृषक जो फार्मर्स है वो काम करते हैं। वो स्टाफ के हिसाब से काम करते हैं, सैलरी भी लेते हैं, और वो प्रॉफिट्स भी उनको जाता है। वो क्या करते हैं, पहले वो जो प्रोक्योरमेंट हम लोग का होता है सीजनली वो होता है। प्रोक्योरमेंट करने के लिए सॉन ड्राई करना पड़ता है। उसको हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट जो लगाए हैं, पूरा जो सेटअप बना हुआ है सोमोनित से बना हुआ है। पूरा जो एक्सपोजर है 1.5 करोड़ का वो फाइनेंस लिए हुए हैं, अभी सफल से गए हैं, और वर्किंग कैपिटल ऐसो फाइनेंस लेके वो प्रोजेक्ट हम लोग चालू किए हैं। उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होता है कैशूनट, उसमें जो बहुत सारा कुछ वेस्टेज निकलता है, जो उससे ऊपर का आउटर का सेल निकलता है, और उसका एक स्किन होता है लाल करके वो निकलता है। और कैशू में जब हार्वेस्टिंग टाइम पे एक एप्पल रहता है रेड मार्क करके और वो येलो करके, वो एप्पल को हम लोग क्या करते हैं गुड़ बनाते हैं। अभी एक पद्धति बन रहा है जो शुगर फ्री बोलते हैं, शुगर फ्री गुड़, जो आगे जाके डायबिटीज में काम आएगा। वो जो अभी उसका चल रहा है, थोड़ा एनालिसिस चल रहा है, और आगे कुछ दिन में आ जाएगा वो प्रोडक्ट। अभी जो सेल है, जो इसको वेस्टेज जो मैक्सिमम वेस्ट होता है सेल का, ऊपर का जो छिलका बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या करते हैं ऑयल प्रोसेसिंग करते हैं। वो जो ऑयल है हम लोग का घर का जो पेंट बनती है वो पेंट में काम आता है। और वो जो ऑयल बनने के बाद उसका जो और जो छिलका सा जो सब वेस्टेज है उसको हम लोग क्या करते हैं कैशूनट प्रोसेसिंग के टाइम पे हम लोग का जो बॉयलर यूज होता है उसको हम लोग जला देते हैं, फूल की तरफ से हम यूज़ करते हैं। और उसका क्या है, और एक चीज़ है स्किन जो निकलता है लाल करके, पीलिंग करने के बाद उसको हम लोग गुटखा कंपनी है वो लोग उसको लेके जाते हैं, उसको पाउडर में यूज़ करते हैं। ऐसा ही वो प्रोसेसिंग यूनिट चलता है। और आगे जो हम लोगों का सेटअप जो बन रही है, 1000 महिला को कर्म नियुक्ति देना है उसी प्रोजेक्ट में। उसको एक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट बनाना है। अभी तो बात कुछ चल रही है, गवर्नमेंट की सिस्टम से चल रही है, समूहनीति भी सपोर्ट दे रहा है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा समूहनीति को, वो हम लोग को सफल स्कीम दिया हुआ है। वो सफल स्कीम से हम लोग कृषियों को
वो पैसा दिए जो प्रोक्योरमेंट के टाइम, वो हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट मिला। ऐसा हुआ है। थैंक यू। थैंक यू श्रीधर जी। नीतीश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा अभी। आपने पहले बताया था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो रेस्पॉन्सिबल सोया का प्रोजेक्ट आपने किया हुआ था, जो अपने पायलट किसानों के साथ किया था। जी। आपने ये भी बताया था कि यहाँ पे आपने देखा किसानों का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है, और आप लोग ने वो डेमो प्लॉट बना के उनको जी। पूरा फार्मर फील्ड स्कूल कैपेसिटी बिल्डिंग करा। जी। और आपने ये भी बताया था कि इसके दौरान आपको एक मार्केट लिंकेज भी अच्छा खासा मिला। Yes। तो अभी ये मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपका एफपीओ फ्यूचर में अगर कितने फार्मर के साथ जुड़ सकते हैं, नंबर 1। और जैसे कि आपने एक पायलट एक 200-300 फार्मर से किया था और आपने सोयाबीन में किया था, जी। क्या इस प्रोसेस को आप दूसरे क्रॉप में ले जा सकते हो, और आप कितने फार्मर के साथ जुड़ सकते हो? अगर इसके बारे में ज़रा बताएगा तो अच्छा होगा। सर, अगर अभी हम देखा जाए तो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ लगभग 1400 से 1500 फार्मर्स के साथ वर्क कर रहे हैं। तो हमारा भविष्य का हम सोच के रखे हुए हैं कि लगभग 5000 वुमेन्स फार्मर के साथ हमको और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ पूरा वर्क करना है, और उनकी आय डेवलपमेंट करना है। लगभग 30% आय उनकी डेवलपमेंट होना चाहिए सिर्फ हमारे एफपीओ के थ्रू। और अभी हमारा नेक्स्ट क्रॉप को लेकर प्लान ये भी है कि ग्राउंड नट का एरिया बढ़ रहा है बुंदेलखंड एरिया में। अगर देखा जाए बुंदेलखंड रीजन में ग्राउंड नट काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है, तो हम बुंदेलखंड में रीजन में ग्राउंड नट पे भी एक अपना एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ब्लेंड करना चाहते हैं। अभी हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत भी ग्राउंड नट क्रॉप पे 1000 फार्मर्स के साथ एक ब्लॉक में लगभग मिला के 3000 फार्मर्स के साथ कार्य भी कर रहे हैं सीबीबीओ के माध्यम से, और जिसमें अभी हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टोटल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ही उस वर्क कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ग्राउंड नट, और हमारा प्लान ये भी है कि कुछ मिलेट्स को भी लेके इसको डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि मिलेट्स को लेके श्री अन्न के को बढ़ावा देंगे, तो ये मेन टारगेट में रहेगा हमारा। और एक चीज़ बताइएगा, जब इतने सारे किसान आपके साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं और उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अच्छा सा मार्केट, अच्छा सा दाम मिलने में और इनकम और यील्ड के इम्प्रूव होने में, और भी मेंबरशिप सामने से बढ़ रहा है आपका? जी, मेंबरशिप सामने से बढ़ रहा है। कितने गांव में काम कर रहे हो अभी आप? हमारा गांव में 27 विलेज में 27 गांव में आपका काम चल रहा है। बहुत बढ़िया नीतीश जी। मिस्टर सेल्वराज, आई विल कम टू यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, you are already having a brand, right? So you can just talk about, how is your market reach, the retail brand what you have created, and what is the market reach, and how many markets you cover in Tamil Nadu, or you are also selling your product to the other states. So if you can just talk about it. Thank you. First of all, I would like to say that I am Selvendran, not Selvaraj. Selvendran, sorry sir. Sir, regarding the branding, actually, when we brand it, we wanted to put our coffee. Actually, if anybody takes our coffee, we expect the purpose is they must remember our coffee at least for 10 minutes. Another 10 minutes, they must remember our coffee. That is our purpose. Actually, after that, already we have said organic farming is possible in the hilly area, in the plantation area. So when we do organic farming means actually to produce specialty coffee, organic farming is a must. There should not be any residue of chemicals. In export, in European countries, they are neglecting they are very strict about the residue of pesticides. So we must be careful about if we think of the export or the local, we have to concentrate on the residue of pesticides. So totally we want to avoid pesticides. So by avoiding, in the nation itself, nearly about 37% of the farmers are doing farming in organically. It will grow. So in future, we also expect in our area, the total area of Kodaikanal Taluk must be announced as a chemical-free area.
That is, we expect and force our government, like in Kerala, they have announced Idiki district as the pesticide-free district. Likewise, our Kodaikanal area is western. It lays in Western Ghats. So we expect the whole area to be announced as the chemical-free area. See, if so, our brand has very big value. Our brand is Kodai Fresh. It is based on the name of Kodaikanal. It's based on the name of Kodaikanal block. So where 13,000 farmers are doing coffee cultivation and pepper cultivation. So we expect the branding will reach because of pesticide free, because of the taste, because of the branding, and because of the purpose. We have an aim to provide pesticide free coffee to all, because millions of people, crores of people are consuming coffee as their first drink. For their expectation in the morning itself, their first drink is coffee. So we want to provide best coffee to them. Even if you get down in the morning, means even me in Hyderabad, we are searching for good coffee. So for getting good coffee, we have to walk along, we have to drive along. So we want to provide best coffee with best aroma, best taste. It starts from the post-harvest management itself, from harvesting itself. From harvesting itself, we have to concentrate on plucking the good ripe fruits. After that, post-harvesting comes. In the post-harvesting, we have to concentrate a lot. There are many stages. Only then we can give good coffee. So you know one thing, coffee, it has itself sugar. That is the taste, sweet taste. You need not to add sugar in the coffee. All of you know that white sugar, it spoils our health. But our coffee, it has its own taste, sweetness in itself. Because of post-harvest management problems, unawareness of post-harvest management systems, the people, the farmers previously in the other areas, they are harvesting the coffee with unripe fruits. So when it mixes, it becomes it loses its sweetness. So when it loses its sweetness, the coffee taste goes off. So it loses the taste. So when we make the brand, we wanted to supply the best coffee from our FPO as in the name of Kodai Fresh. So it has reached Tamil Nadu, and we have recently only getting order from foreign countries for export. Very good. Because of this, the previous question you have asked, because of the pesticide free coffee, because of the better coffee, because of the best coffee, the farmers in the today market is 300 rupees per kilo for parchment. But our farmers are getting 400 to 600 rupees per kilo coffee. That means about double, their income has doubled because of providing best pesticide free coffee. Thank you. Thank you, sir. Excellent work done by your FPO. संजय जी, जैसे कि सर ने बताया था, लेस पेस्टिसाइड उनका भी ब्रांड है, तो मैं आपके पास आना चाहूँगा कामदार FPO का। आपका भी सात्विक ब्रांड करके है, और आपने भी जीरो पेस्टिसाइड्स और अपने सर्टिफिकेशन का भी काम किया हुआ है। तो इसके ऊपर अगर हम सारे FPO भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप इसके ऊपर बताएंगे, क्योंकि आगे जाके क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में मोर ऑर्गेनिक सब लोग जाएंगे। तो इसमें ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस शिफ्ट करने में, जीरो पेस्टिसाइड सर्टिफिकेशन में क्या चैलेंजेस आती है और क्या बेनिफिट्स आता है, अगर इसके बारे में थोड़ा। इसके जो चैलेंजेस है वो मोस्टली फाइनेंस को लेके होते हैं,
क्योंकि ये थर्ड पार्टी एजेंसियां होती हैं जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है। एफपीओ अभी उस लेवल के नहीं आए कि वो 1 लाख रुपए साल के एक आईसीएस बनाने के लिए खर्च करें, तो वहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एफपीओ के लिए कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जो एजेंसियां हैं वो उनको थोड़ा सा सब्सिडाइज रेट में दें। दूसरा, एपिडा एजेंसीज को बार बार चेंज कर देती है, मतलब ब्लैक लिस्टेड कर देती है। तो एक एफपीओ अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, फिर वो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो गई, फिर वो शिफ्ट करता है, तो थोड़ी चैलेंज वहाँ पे आते हैं। पर अगर अच्छी प्रैक्टिसेस की जाए तो प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम लोग अभी दालों पे काम कर रहे हैं, दालों पे भी हम लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं किसानों के साथ में। और अभी हम 2 आईसीएस हमने रिसेंटली बनाए हैं जो अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए हमको लगेंगे। इंडिया में तो हमको बहुत ज़रूरत उसकी लगती नहीं है, पर जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तब सर्टिफिकेशन की आवश्यकता लगेगी। तो हर एक एफपीओ को अपने एफपीओ के माध्यम से सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ में जाना चाहिए और सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, ताकि जब आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें तो उसमें काफ़ी हेल्प मिले। और इसके साथ साथ किसानों के साथ में लगातार ट्रेनिंग्स दी जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब से ज़्यादा ज़रूरत उनको ट्रेनिंग की होती है, ताकि वो अच्छी प्रैक्टिसेस करके और अच्छा प्रोडक्शन लेके आए। थैंक यू संजय जी। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है, माय लास्ट क्वेश्चन कॉमन है आप सब एफपीओस के लिए, फॉर ऑल द एफपीओस। आप सब एफपीओस के पास महिला शेयर होल्डर है, ठीक है, 2-3 एफपीओ तो पूरा 100% वुमन ही है, राइट? तो एग्रीकल्चर जो अभी की जो एक्टिविटीज़ है, इसके अलावा आप लोगों ने एफपीओ को अपने महिलाओं के लिए एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड आजीविका ऐसा क्या किया है कि वो बता सकते हैं शायद और एक सवाल सभी लोगों को है, ओवर एंड अबव योर एग्रीकल्चर व्हाट अदर लाइवलीहुड आप लोगों ने हमने महिला शेयर होल्डर के साथ किया हुआ है? अभी हम लोग महिलाओं के साथ में लाख कल्टीवेशन पे भी काम कर रहे हैं, फिशरीज पे भी काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ में फिशरीज के पॉन्ड्स बना के उनके इनकम में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फार्मिंग के लिए, तो वो भी यूज़ कर लेती है और फिशरीज से उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। लाख कल्टीवेशन पे हम जा रहे हैं। तीसरा, महिलाओं के साथ में जो हमारे प्रोडक्ट उसके प्रोसेस हैंडमेड है, तो हैंडमेड होने की वजह से उनको जो उनका प्रोड्यूस है उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि हम एक अरहर की दाल को देखते हैं जो मार्केट में 8 से 9 हज़ार रुपये में हमको अरहर मार्केट का उसका रेट होता है। हम उसमें ऐड करते हैं कि उसकी 30% जो वेस्टेज जाएगा वो और उसकी मेहनत, तो ऐसे करके हम अरहर की दाल को उससे 160 रुपये केजी में, 170 रुपये केजी में हम खरीदते हैं, ताकि महिला को 3,000 रुपये प्रोसेसिंग का मिल जाए और दाल जो अरहर बेच रही थी मार्केट में, वो अरहर का प्रीमियम रेट मिले। तो अरहर 9,000 की थी, हमने तो करीबन 7-8 हज़ार रुपये में उसको एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वेस्टेजेस का पैसा भी आ जाए और दोनों इनकम से उसकी इनकम को ग्रोथ हो। तो महिलाओं के साथ अभी 3-4 प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली बेफेलो डेयरी में भी उनको ले गए हैं, तो अभी हम 300 भैंस वितरण कर रहे हैं, ताकि उनकी इनकम एक ऐसे करके उसको 3-4 इनकम मिलती रहे रोज। धन्यवाद सर। अपार्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज, any livelihood program? Excuse me, sir. What do you say? I'm saying, apart from your existing plantation activities, Okay. you have got women farmers. Any alternate livelihood programs you do with them? Actually, women is our foremost, as we bear from NGO, actually our foremost focus is on women livelihoods. Women livelihood. Actually, they are though in India, though there is no lands on their name, in the name of women, because of the practice, because of various practices, there is no land in the name of women, but all the farming activities are taken over by women only in India. That we must understand. Only in Tamil Nadu, recently in 1980, they have announced that every woman has equal rights on the land. After that only they have taken the ownership of land.
but in agriculture, they are the prime and foremost part of the farming activity. They have a lot of works. Apart from that, they are concentrating more and more and contributing their physical and mental and supportiveness to the family through the cultivation, looking after the child, looking after the husband, looking after the home needs. Apart from that, they are contributing their whole time for the betterment of family through cultivation, through agriculture. Got So we concentrate, we are giving more concentration women for reducing their drudgery. Actually, recently with the support of Coffee Board, with the support of Coffee Board, with the support of 50 lakhs rupees, we are establishing one unit, one practices with machineries, mechanization of farming. Because in the farming system, mostly all weeding and other purpose only women are used. So now we are going to use these machineries through the mechanization of farms. Women drudgery will be reduced. Got it. In the meantime, they will have more time to concentrate on other things to increase their income. Got it. Okay? थैंक यू थैंक्स अ लॉट। नितेश जी, और कोई महिलाओं के लिए आप लोग कर रहे हो अपने एफपीओ के लिए? जी, अभी अगर महिलाओं का देखा जाए, कुछ हमारे महिलाएं ग्रुप भी हैं, एसएचजी भी एसएचजी हैं, ग्रुप्स जो छोटे छोटे उत्पाद भी प्रोडक्शन करते हैं। बट उनके लिए क्या था, उनकी आजीविका के लिए प्रोडक्ट तो बनाने आसान थे, बट मार्केटिंग का उनके लिए बहुत दिक्कत थी। तो हम उनके लिए कुछ एफपीओ के माध्यम से भी, अदर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मार्केट सबसे मेनली उपलब्ध करवाया, जिससे उनकी आजीविका में काफ़ी सुधार आया। और दूसरा, गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं और कुछ एनजीओज़ की योजनाओं से उनके लिए आजीविका सुधारने के लिए छोटे छोटे मल्टी लेयर्स और जैसे मल्टी फार्मिंग की ओर उनके लिए बढ़ाया, जिससे उनकी आजीविका में काफ़ी ग्रो होगा। और मेनली एफपीओ के माध्यम से सीड प्रोडक्शन के कार्यक्रम में उन महिलाओं को छोटे छोटे क्या होता था, अभी सीड प्रोडक्शन में कार्यक्रम होता था जिसमें क्या है कि बड़े बड़े किसानों को मौका दिया जाता था, लेकिन बट हमने छोटे छोटे किसानों को जिसमें मौका दिया तो उनके एक अच्छा रेट उपलब्ध हुआ, जिससे एक अच्छे डेवलपमेंट की ओर काफ़ी सुधार हुआ उनका। और मेनली जो गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम से उनको कनेक्ट किया, जिससे कि उनकी आजीविका में काफ़ी हमको देखने को सुधार मिला। जैसे उनके लिए गोट्स फार्मिंग करवाना, ट्रेनिंग भी दिलवाना, और कुछ गोट्स भी उनके लिए दिलवाना, XYZ पिक्स दिलवाना कुछ ये, और कुछ नए सीड्स की तरफ उनको ले जाना, तो उससे काफ़ी उनकी आजीविका में सुधार हुआ। धन्यवाद जी। और बिजनेस की सबसे मेनली क्या है कि एफपीओ महिलाओं को एफपीओ के साथ जुड़ने के साथ एक बिजनेस में भी ग्रो हुआ। जो अभी तक महिलाओं में क्या था, महिलाओं या XYZ पुरुष में भी कह लो, जो पहले था पे एक मैं की भावना थी, मैं, बट जैसे ही एफपीओ आया तो सबसे मेनली उनमें आया हम की भावना। जो हम की भावना आई तो एफपीओ वहाँ जग गया, और जहाँ हम की भावना नहीं आएगी वहाँ कुछ नहीं जगेगा। तो ये जगह, तो वो एक घर से निकल के सबसे मेन चीज़ बिजनेस की तरफ आई, तो वो स्वयं ही डेवलप हुई। और जैसे अगर समुन्नति से के साथ ही देखा जाए, अगर हम अभी हमारी 50 लाख की लिमिट भी है, तो उनका कहना ये होता है शेयर होल्डर्स का, क्यों 50,000 क्यों, अपन 1.5 करोड़ भी कर सकते हैं और वो भी वर्क बढ़ा सकते हैं। एक रिस्क बेरिंग एबिलिटी भी वो तो उनका दिखा था। थैंक यू जी। श्रीधर जी, एक मिनट में आप अपना बता दीजिएगा और क्या क्या लाइवलीहुड प्रोग्राम आप कैसे कर रहे हैं? प्रोसेसिंग को छोड़ के हम लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। एग्रीकल्चर जो वेजिटेबल क्रॉप्स में हम लोग काम करते हैं। घर बैठे जो महिलाएं हैं उनको एक गोष्ठी बनाई, जो महिला गोष्ठी बोलते हैं, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको लेके हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिस है उनको साथ कुछ लिंक बनाए हैं, कनेक्ट किए बाय फ्लॉक प्रोजेक्ट में। जिस प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 4 लाख का, उनको सब्सिडी भी लिंक करा है, 2,40,000 रुपया सब्सिडी मिलता है। वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए समुन्नति से जो मिला, जो सफल स्कीम पे सबको फाइनेंस दिलाए,
और वो जो ये निकलता है वो मछली का जो चाष करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, उनका मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। वो ड्राई फिश बनाते हैं, उसको भी मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। उनको क्या क्या चाहिए, वो जो मछली फार्मिंग के लिए जो फीड्स होता है, वो सब हम लोगों की तरफ से, एपीओ की तरफ से सपोर्ट होता है। उसको टेक्निकल सपोर्ट और मार्केटिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ हमारा एपीओ से ही होता है। धन्यवाद जी। थैंक यू। सचिन। एक्चुअली हम लोग हमारा एफपीसी जो है एनएचडीसी के साथ में एफिलेटेड है, तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। तो डेयरी के कुछ हम लोगों के पास एनएचडीसी के एफिलेटेड कोर्सेस है, और हम लोग जो वेस्टेज होता है रेशम का, उससे हम लोग कुछ गारमेंट्स बनाते हैं। तो वो भी वुमेन्स की तरफ से हम लोग स्किल देकर वो उस तरह से हम लोग वुमेन्स के लिए काम करते हैं। थैंक यू सचिन जी। मैं सारे एफपीओ को यहाँ पे जो मौजूद है पैनलिस्ट करके धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपना काम बहुत अच्छी तरह से समझाया, और एक ही चीज़ में सारे एफपीओ यहाँ पे मौजूद है उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इनपुट आउटपुट कम के तो अच्छे काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सस्टेनेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। जैसे कि यहाँ के एफपीओ जो है ऑलरेडी ऑर्गेनिक में काम कर रहे हैं, बहुत सारा एफपीओ ने प्रोसेसिंग का काम, वहाँ पे उन लोगों ने सोलर पावर भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो मैं सारे एफपीओ को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसके ऊपर सोचिएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आउटपुट, इनपुट, मार्केट लिंकेज, फिनेंस, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन हम और क्या क्या अधिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेट लाइवलीहुड के प्रोग्राम कर सकते हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग जहाँ पे ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, ये सीड सर्टिफिकेशन, आपका पेस्टिसाइड, ये सारा चीज़ हम इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, सोलर इनेबल्ड है। यहाँ पे आप बाहर स्टॉल देखे, बहुत सारे कंपनीज जो है जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल पे ही काम किया हुआ है। तो मेरा यही आपसे लोगों से गुजारिश होगा कि बाहर जाके आप सारे लोगों से देखिए, बातचीत कीजिए, आप अपने एफपीओज में भी ये सारा चीज़ कर सकते हैं। तो खाली अगर आप देखेंगे कि ये सारे जो यहाँ पे एफपीओज मौजूद है, आज 5 से लेकर 10 करोड़ तक का इनका टर्नओवर है, और उनका मेंबर बेस भी अच्छा है, मार्केट कनेक्ट भी अच्छा है, और उनको अच्छा दाम भी मिलता है। तो मैं खाली एक ही अंत में कहना चाहूँगा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद।